हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे जो 20 सितंबर 2015 को सेकंड पेपर हुआ था, उसका हम सोशल साइंस वाला पार्ट देखेंगे, है ना। पेपर 2 का सोशल साइंस वाला पार्ट। आइए शुरू करते हैं। हमने 61 से जो पहले वाले क्वेश्चन है वो पिछले पार्ट में कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम 61 से देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। 61, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में लोकतंत्र के संबंध में है गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। आइए देखते हैं। पहला, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। दूसरा है, लोकतंत्र में लोग दिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। तीसरा है, सॉरी, मेरे माउस में गड़बड़ है। मैंने पता करवाया कि ऐसे क्यों होता है, तो ये माउस में गड़बड़ है, ये दूसरा माउस मुझे लेना पड़ेगा। लोकतंत्र में दिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। तीसरा है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। चौथा है, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रता प्राप्त होती है। देखिए ये सारी चीज सही है। अब देखिए हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो हमारी एक तरह से स्वतंत्रता है। हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें सबके समान अधिकार मिले हुए हैं, उठने के, बैठने के, सरकारी नौकरी पाने का या कहीं भी कुछ भी करने का, ये सारे हमें मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। तीसरा इन्होंने बताया था कि नागरिकों को अपनी पसंद का नेता, देखो हम वोट डाल के अपनी पसंद का ही नेता चुनते हैं ना। और लोकतंत्र में लोगों द्वारा निर्णय निर्णय एक मिनट, हाँ, निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। जैसे कोई भी नियम ऐसा पास हो गया, कोई भी विधेयक ऐसा आ गया जो जनता के हित में नहीं है, तो वो बिल्कुल पूरी तरह से प्रश्न उठा सकते हैं, है ना, कि तुमने इस तरह के कानून क्यों बनाए जो हमारे किसी भी अधिकार का हनन कर रहे हैं। तो इन्होंने पूछा था गलत, लोकतंत्र के संबंध में गलत कौन सा होगा, तो गलत पहला ही होगा कि लोकतंत्र में क्या है, एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। ये गलत बात है। लोकतंत्र में नहीं होती है, वो राजतंत्र में होती है। राजतंत्र में संपूर्ण ताकत शासक के पास होती है, मतलब शासक जो चाहे जैसा चाहे निर्णय ले सकता है और जनता उसमें उसका साथ देती है। नहीं देगी तो वो जेल में डाल देंगे, जैसे चीन में होता है, जैसे म्यांमार में है आजकल। कौन सा शासन चल रहा है आजकल, वहां पर सेना का शासन चल रहा है, तो सेना का जैसे मन आएगा वो वैसे करेगी। अगर जो लोग सेना की बात नहीं मानेंगे तो वो उनको जेल में डाल देंगे या उनके साथ कोई भी अभद्र व्यवहार करेगी सेना। नेक्स्ट देखते हैं 62, अभियानों के फलस्वरूप महिलाओं के संरक्षण के लिए नए नियम बनाए। तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में रह गया है, ठीक है, तो मैं उसको पढ़ देती हूँ, आप सुन लेना। निम्नलिखित प्रताड़नाओं में से किस एक के कारण महिलाओं को संरक्षण करने के लिए 2006 में एक कानून बनाया गया। 2006 में एक कानून बनाया गया था। वो किससे संबंधित था, वो तीसरे से संबंधित था, घरेलू हिंसा से संबंधित था। किससे संबंधित था, घरेलू हिंसा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 63, संचार माध्यमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। देखो संचार माध्यम, एक तरह से संचार माध्यम क्या होते हैं, ये जो आपके टीवी हैं घर में या समाचार पत्र हैं, ये जो होते हैं ना, इनको हम वो बोलते हैं संचार माध्यम। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है, संचार माध्यमों के बारे में। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा गलत है संचार माध्यमों में। पहला है जन संचार का, आज तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ कर रहा है ये माउस, बिल्कुल भी नहीं करने दे रहा है। चलो मैं लैपटॉप पे ही कोशिश करती हूँ। 63, पहला है जन संचार का लोगों तक जानकारी पहुंचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है, संचार माध्यमों की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। तीसरा है, विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है। चौथा है, देखो विज्ञापनों द्वारा धन कमाया जाता है, जितने भी प्रकार के एडवर्टाइज होते हैं, आपने देखा होगा न्यूज चैनल के नीचे चलते रहते हैं
या फिर न्यूज़पेपर में भी तो बहुत सारे ऐड आते हैं ना, उनको क्या बोलेंगे हम? उनको बोलेंगे कि ये विज्ञापनों के माध्यम से क्या है, धन कमा रहे हैं, है ना। और चौथा है जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकें बदलती रहती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संचार माध्यम के संदर्भ में कौन सा गलत है? तो गलत है दूसरा। अब देखिए दूसरे में क्या कहा गया था, एक मिनट, दूसरा गलत है। अब देखिए दूसरे में क्या कहा गया था कि संचार माध्यमों की कार्य प्रणाली में नियमित सरकारी हस्तक्षेप रहता है। देखो सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। जो लोकतंत्र की सरकारें जिन देशों में होती हैं, उन देशों में जो प्रेस होती है वो पूरी तरह से फ्री होती है, यानी कि जो पत्रकार होते हैं वो पूरी तरह से फ्री होते हैं। वो उन्हें जो चीज सच लगती है वो वही अपने न्यूज़पेपर में छापते हैं, ठीक है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि टीवी में आप कई बार बहस देखते होंगे, तो जो हाल फिलहाल की सरकार चल रही है, जैसे मोदी की सरकार चल रही है, तो उसकी काफी आलोचना भी करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा अधिकार है ये कि जो चीज सही है, जो सत्य है, वो जनता के सामने लाना। ये प्रेस का काम होता है, ये न्यूज वालों का काम होता है। लेकिन अगर राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं है, अब जैसे चीन है तो उसमें तो लोकतंत्र नहीं है, उसमें प्रेस कोई भी चीज बिना पूछे, सरकार के बिना पूछे नहीं छाप सकती, ठीक है। म्यांमार में भी ऐसे ही है कि सरकार की बिना अनुमति के प्रेस कुछ भी नहीं छाप सकती है, नहीं तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है। और जो हमारे भारत में भी जब तक देश आजाद नहीं हुआ था तब तक यही था कि जो प्रेस एक्ट था, आपने पढ़ा होगा, प्रेस एक्ट जो था उसमें यही था कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं छापेंगे। अगर वो छापेंगे तो उनकी जो प्रेस है वो जब्त कर ली जाएगी, या उनकी जो संपत्ति है वो जब्त कर ली जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 64, समाचार चैनलों पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। समाचार चैनलों पर विज्ञापन का मूल्य निर्भर होता है। देखो विज्ञापन में कितना मूल्य लिया जाए, मतलब कोई भी विज्ञापन किसी भी चैनल पर चल रहा है तो कितना उसका चार्ज वो लेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो इस बात पर निर्भर करता है कि चैनल की ख्याति क्या है, ठीक है। अब जैसे आज तक है तो वो बहुत ज्यादा देखते हैं लोग, जी न्यूज है बहुत ज्यादा देखते हैं लोग, तो कुछ चैनल है उनको बहुत ज्यादा देखते हैं, तो वो लोग क्या है ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, है ना। और जो छोटे चैनल हैं उनको लोग कम देखते हैं तो वो कम पैसे चार्ज करेंगे। तो ये समाचार चैनलों पर जो विज्ञापन का मूल्य निर्धारण होता है वो किस चीज पर निर्भर करता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा, कि चैनल की लोकप्रियता पर निर्भर करता है कि समाचारों से कितना मूल्य लिया जाएगा। समाचार चैनलों पर जो विज्ञापन आएंगे, जो एडवर्टाइज आएगा, वो उससे कितना चार्ज किया जाएगा या कितना मूल्य लिया जाएगा, ठीक है ना। हर चैनल का अपना अलग अलग होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार एग्जाम में देखा है। 65, जनहित याचिका PIL, इसको PIL बोलते हैं, है ना, के संदर्भ में नीचे दिए गए 2 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार के क्रियाकलापों के विषय में आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये चीज गलत है। ये नहीं, PIL नहीं है ये कि हम सरकार के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है। दूसरा है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति या संस्था को उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, जिन्हें न्याय पाने के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार है। तो देखिए ये बात एकदम सही है कि PIL क्या है, जनहित याचिका का जो मतलब है, चलो 1-2 दिन में मैं ये माउस चेंज करूंगी, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी आपको जो अभी आ रही है। मुझे खुद बुरा लग रहा है, आपको बार बार में डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ तो अब देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। सेकंड वाला सही है और फर्स्ट वाला क्या है, गलत है, ठीक है। सरकार के बारे में जानकारी नहीं निकालना होता है। इसमें क्या होता है
कि जो जनहित याचिका होती है उसमें होता है कि सरकार के द्वारा कोई भी ऐसा काम किया गया है या किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा काम किया गया है जिससे जो पब्लिक है, ठीक है, जो जनता है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसमें क्या है, जनहित याचिका डाली जाती है। उससे जनहित जो याचिका होती है, जैसे बाल श्रम है, कहीं आपने देखा कि बाल श्रम हो रहा है, यानी कि बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो आप एक जनहित याचिका डाल सकते हैं कि यहाँ पर अवैध तरीके से बच्चों से काम कराया जा रहा है, जो कि अवैध है, क्योंकि आपको पता ही है भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हम किसी भी कार्य में नहीं लगा सकते हैं, है ना, हम किसी भी काम में नहीं लगा सकते हैं। 15 साल से ऊपर के बच्चों को ही काम में लगाया जा सकता है। या देखो बंधुआ मजदूरी हो रही है कहीं पे, जैसे आपने अपने घर के आसपास में देखा है कि क्या है, बंधुआ मजदूरी उसको बोलते हैं कि दिन रात एक ही व्यक्ति के लिए कार्य कर रहा है कोई आदमी, ठीक है, जैसे सस्ते रेटों में मिल जाते हैं गाँव में, तो वहां से वो किसी भी बच्चे को, बच्ची को या किसी भी व्यक्ति को ले आते हैं कि हम तुझे खाना देंगे और 1000-2000 रुपए दे देंगे, तो बस हमारे लिए पूरे दिन काम करना है, सुबह से लेकर शाम तक करना है और सोना भी यही है, खाना पीना सब कुछ यही है। लेकिन आप ये देखिए कि आप कहीं और काम करेंगे तो आप 8 घंटे काम करेंगे, ठीक है, उसका आपको वेतन मिलेगा। लेकिन जो बंधुआ मजदूर है वो उससे आप 24 घंटे काम देंगे, क्योंकि वो आपके ही घर में रह रहा है, आपको रात को भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसको उठा लेंगे और आप बोलेंगे कि आप हमारा काम करो, तो उस व्यक्ति का भी तो कोई जीवन है ना, बंधुआ मजदूर का। तो ये बात होती है। तो इन सारी चीजों के खिलाफ, जैसे शिक्षा का कहीं गलत हिसाब चल रहा है, आपने देखा किसी सरकारी स्कूल में क्या है, टीचर बिल्कुल क्लास नहीं ले रहे हैं, बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि उस स्कूल के जिन बच्चों के साथ ये घटना हो रही है, जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, वही याचिका दायर करेंगे। उस याचिका को आप लोग भी दायर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक पब्लिक से जुड़ा हुआ मैटर है ना, तो इसको कोई भी दायर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर ये जुल्म हो रहा है, ठीक है, जिसके अधिकारों का हनन हो रहा है वही करेगा, नहीं, इसको कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये जनहित में के काम है, ठीक है, यानी कि जनहित के काम है, इसलिए इसको कोई भी दायर कर सकता है। तो देखिए जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा कि पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है, कि इसका किसी के भी अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में इसको इसकी हम अपील या जो भी कर सकते हैं, सॉरी अपील नहीं, इसकी कंप्लेंट हम कर सकते हैं गवर्नमेंट उसमें, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं, ये संविधान के संरक्षक हैं, ठीक है, जो भी नियम बनाए जा रहे हैं वो जो संविधान के नियम हैं उनका ये संरक्षण करते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे आपके आसपास में कोई कूड़े का ढेर है तो उसके लिए भी आप डाल सकते हैं जनहित याचिका PIL की भाई हमारे आसपास में ये कूड़ा है, इससे प्रदूषण फैल रहा है या बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, गंदी स्मेल आती है, बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनके इस कूड़े से निकलते हुए जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से कोई भी चीज समाज में गलत हो रही है जिसको गवर्नमेंट को सुधारना चाहिए, उसके लिए आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। 66 देखते हैं। संसद के प्रश्नकाल के संबंध में संसद के प्रश्नकाल सत्र के संबंध में पहला और दूसरा कथन विचार कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए कि इन दोनों में से कौन सा विकल्प सही है। पहला है संसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। दूसरा है यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी विधायिका को नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला सही हो जाएगा और दूसरा गलत हो जाएगा। तो अब इसमें देखते हैं पहला सही और दूसरा गलत, तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए मैं इसमें बता देती हूँ आपको, जैसे जो संसद होती है उसमें आप लोगों को पता ही है कि उसमें क्या नियम कानून बनाए जाते हैं जनता की भलाई के लिए। जनता की भलाई के लिए संसद कार्य करती है। भारत की जो संसद है वो क्या है, भारत के विकास के लिए, भारत को आगे ले जाने के लिए, भारत के अंदर कोई भी चीज गलत हो रही है उसको रोकने के लिए कार्य करती है, यानी कि जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है संसद, ठीक है।
तो संसद का जो प्रश्नकाल होता है, जो प्रश्नकाल सत्र होता है, उसमें क्या है, जनता से ये पूछा जाता है, वो सॉरी सरकार से ये पूछा जाता है। अब जैसे हाल फिलहाल की सरकार कौन है, मोदी सरकार है, तो जो विपक्ष वाले हैं वो क्या पूछेंगे, जैसे विपक्ष में है राहुल गांधी जी, है ना, कांग्रेस की सरकार क्या है, विपक्ष है, तो वो उससे ये सरकार से ये पूछेंगे कि आपने कितने पैसे कहाँ लगाए हैं और कितना विकास करा है और क्या करा है। मतलब जो विपक्ष वाले हैं, विपक्ष वाले विधायक हैं या नेता हैं, वो क्या पूछेंगे कि सरकार ने अपने कामकाज किस तरीके से करा है, कितना पैसा कहाँ खर्च किया है और किस तरीके से किया है। ये सारी जवाबदेही सरकार की बनती है, ठीक है। और पूछेगा कौन, विपक्ष पूछेगा, ठीक है। आजकल विपक्ष कौन है, आजकल विपक्ष में है कांग्रेस, यानी कि राहुल गांधी पूछेंगे मोदी जी से कि आप जो पैसा है, जो जनता का पैसा है, वो आप किन किन योजनाओं पे खर्च कर रहे हैं और आपने क्या चीज सही किया, क्या चीज गलत किया, वो उसको बताएंगे। वैसे तो ज्यादातर नेगेटिव ही बोलता है विपक्ष, लेकिन ऐसा नहीं है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव भी बोलना चाहिए। अगर जो चीज अच्छी करी है सरकार ने उनको अच्छा बताओ, जो चीज गलत करी है उनको गलत बताओ। लेकिन इनका अपना अलग सियासी चाल चलते रहते हैं आपस में, तो ये ज्यादातर नहीं, ये मोस्टली गलत ही बताते हैं, ठीक है। हमेशा ये गलत ही बताते हैं कि जो सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। 68 भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए हमें गलत देखना है, ठीक है। पहला, राज्य सरकारी संस्थानों को धर्म विशेष के विशिष्ट मूल्य को प्रदर्शित और प्रोन्नत करने की अनुमति प्रदान करता है। तो देखिए इसका ये जो है ये पहला ही गलत है। मैं आपको बता देती हूँ, पहले इसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि जो भारत में धर्मनिरपेक्ष है इसका क्या मतलब है। भारत में जो धर्मनिरपेक्ष है उसका मतलब है कि राज्य, या मतलब राज्य से मतलब है सरकार, ठीक है। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है और सरकार क्या है, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखेगी। ये होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हम किसी भी धर्म को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करेंगे और किसी दूसरे धर्म को नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है, सरकार का क्या धर्म है, सरकार का धर्म है कि सभी जो धर्म है उनको समान दृष्टि से देखे। अगर देखिए किसी भी देश में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो क्या हो सकता है। अब देखिए जैसे पाकिस्तान क्या है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो वहां पर क्या है, जो मुस्लिम है उनको वो प्रोत्साहन देते हैं और उनके धर्म को और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हिंदू, सिख, ईसाई जो और धर्म है उनको क्या करते हैं, वो दबाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। गिरजाघरों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना, ये सारी चीजें होती है। जिस चीन में भी ऐसे ही होता है कि और धर्म की चीजों को वो लोग नहीं मानते हैं, जो चीन का धर्म है उसको मानते हैं। अब मान लीजिए हमारे भारत जो होता है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो क्या होता। अब देखिए धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री मुस्लिम बन गया, ठीक है। अब जिस राज्य में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेगा वो क्या करेगा, क्योंकि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। मान लीजिए आप एक बार को, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो क्या होता, तो जो मुख्यमंत्री बनता, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनता, वो क्या करता, केवल और केवल मुसलमानों को आगे प्रोत्साहित करता, इस्लाम को आगे प्रोत्साहन देता, बहुत सारी मस्जिद वगैरह बनवा देते और जो मंदिर हैं उनको तोड़वा देते, गिरजाघरों को तोड़वा देते। वो कह देते कि हम मुख्यमंत्री हैं, मतलब मुस्लिम मुख्यमंत्री है, तो और किसी धर्म को वो मानने से इनकार कर देते, या फिर वो दूसरे धर्मों को पीछे छोड़ने लगते और जो इस्लाम है उसको आगे ले जाते। या आप इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, अगर किसी दूसरे राज्य में हिंदू है कोई, ठीक है, हिंदू मुख्यमंत्री बन गया, तो वो क्या करेगा, मुस्लिम धर्म को या सिख है, ईसाई है, जो भी धर्म है उनको क्या करने लगेंगे, वो पीछे करने लगेंगे और केवल हिंदुओं का वर्चस्व हो जाएगा। यानी कि जो और धर्म के लोग हैं उनको, उनके जो धर्म की वो रक्षा नहीं करेंगे। अभी क्या होता है भारत में कि चाहे कोई भी किसी भी धर्म का मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो दूसरे धर्म के लोगों को हितोत्साहित नहीं कर सकता, ठीक है। उन पर गलत तरीके से कानून नहीं बना सकता, गलत तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए सभी धर्म आराम से रह रहे हैं। अगर हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो हमारे पूरे भारत में केवल एक ही धर्म होता,
ठीक है। या बहुत सारे धर्म होते तो वो चैन से नहीं रह पाते, एक ही धर्म चैन से रह पाता, ठीक है। जिसका वर्चस्व होता, जो सत्ता में होता, वही धर्म, उसी धर्म के लोग फायदे में रहते। जो धर्म के लोग सत्ता में नहीं होते, उस धर्म के लोग फायदे में नहीं होते। क्योंकि हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए हमारे यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। सरकार किसी भी धर्म को ज्यादा नहीं मानती है, किसी भी धर्म को कम नहीं मानती है, ठीक है। इसलिए हम एक ही आप राज्य में देखेंगे या एक ही जगह पर देखेंगे, एक ही कॉलोनी में भी आप देख सकते हैं कि मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गिरजाघर भी है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की भी प्रतिमा है। तो सब कुछ क्या है, एक साथ चल रहा है। वो किस वजह से चल रहा है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा धर्मनिरपेक्ष क्या होता है। देखो ये सारे इस के बारे में ही है, आप पढ़ लेना। चलो मैं जल्दी जल्दी से बता देती हूँ। राज्य धर्म से एकदम पृथक है, यानी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, परंतु वह धर्म से एक निश्चित दूरी बनाता है। मतलब उसका अपना कोई धर्म नहीं है, बाकी वो सारे धर्मों को बराबर समझेगा। भारतीय राज्य किसी एक विशिष्ट धर्म समूह द्वारा शासित नहीं है, ठीक है। मतलब जो शासन है वो किसी एक धर्म का नहीं है। चौथा है, राज्य किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा। वही बात मैंने बोली कि अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो क्या होता कि जो भी मुख्यमंत्री जिस राज्य में जो मुख्यमंत्री होगा वो अपने ही धर्म को आगे बढ़ाता, बाकी धर्मों को नहीं बढ़ाता। तो इसमें क्या लिखा है, किसी धर्म विशेष को ना तो थोपेगा और ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा, ठीक है। क्योंकि हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए ये सारी चीजें नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं 67, न्यायिक समीक्षा। ये मुझे कुछ लग रहा है गलत टाइप हुआ है। पर दिए गए, ठीक है, पर दिए गए लिखा है। न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित दो कथन पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए न्यायिक समीक्षा क्या चीज होती है, पहले आप वो जान लीजिए। न्यायिक समीक्षा क्या होती है। हाँ जरा देखिए, न्यायिक समीक्षा जान लीजिए पहले आप। क्या होता है कि जो कानून पास किया गया है वह भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मतलब जो भी नए नियम बनाए जा रहे हैं, जो हमारा संविधान है उसमें जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, उनका उल्लंघन नहीं कर सकता, ठीक है। उसको देखकर बनाया जाएगा कोई भी कानून। अब मान लीजिए कोई भी कानून संसद ने बना के दे दिया, लेकिन न्यायपालिका देखेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि ये संविधान के जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं, ये उन पर सही नहीं उतरता है, ठीक है। ये उन पर खरा नहीं उतरता है, ये जो संविधान के नियम है उनके खिलाफ है। तो वो क्या है, उसको संसद को दोबारा कहेगी कि भाई आप इस पर दोबारा सोचिए, ये जो नियम है ये आपने गलत बनाए, ये जो कानून है ये आपने गलत बनाए, ठीक है। तो न्यायिक समीक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करते हैं, न्यायिक समीक्षा, यानी कि जो नियम बनाए गए हैं या जो नियम बनाए जा रहे हैं वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो वो उनको दोबारा बोलेंगे कि आप इनको दोबारा देखिए और सही तरीके से कानून बनाइए, ताकि जो संविधान है उसका उल्लंघन ना हो, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। अगर कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ऐसा कोई कानून बनाता है जिससे दूसरे धर्म के लोगों को नुकसान है, तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट उनको बोल सकता है कि आपने ये नियम गलत बनाया है। वो न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ठीक है। न्याय के लिए समीक्षा कर सकता है, यानी कि चर्चा कर सकता है कि आपने ये नियम गलत बनाया है, आप इसको वापस लीजिए, क्योंकि ये संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। आपको समझ में आ गया ना न्यायिक समीक्षा क्या होती है। अब पहला देखते हैं, संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है ना। तो देखो ये वाला तो बिल्कुल सही हो गया कि कोई भी कानून अगर गलत बनाया है संसद ने तो वो क्या है, उसको मना कर सकती है कि भाई ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है। दूसरा है, कोई विधेयक न्यायपालिका द्वारा पास किए बिना कानून नहीं बन सकता। देखिए न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है नियम बनाने में, ठीक है। वो केवल समीक्षा कर सकता है कि ये गलत है या सही है, बस इतनी बात बता सकता है, ठीक है। बाकी कानून बनाने में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, वो बीच में नहीं बोल सकता, ठीक है। ना तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है ना हाई कोर्ट बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है। दोनों कोर्टों में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता कानून बनाने में। तो दूसरा गलत है।
और पहला सही है। अब देखो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। मतलब समीक्षा करने का ये है कि वो गलत या सही बता सकता है कि कहाँ तक ये सही है नियम और कहाँ तक ये गलत है, ठीक है। बाकी वो ये नहीं कह सकता है कि आप इस तरह से संशोधन करो या इस तरह से, मतलब कोई सुझाव नहीं देगा वो, जो न्यायालय है। न्यायपालिका या न्यायालय उसको, उनको कोर्ट को ही बोलते हैं, ठीक है। कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। 69 भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की है? अध्यक्षात्मक सरकार। देखो अध्यक्षात्मक सरकार का मतलब होता है कि जो राष्ट्रपति होता है वो पूरे देश का मालिक होता है और राष्ट्रपति की ही चलती है। लोकतांत्रिक सरकार यानी कि जिस देश में वो होता है, क्या बोलते हैं, संसद होती है, ठीक है। तो जनता अपने नेता को चुनती है, उसको लोकतंत्र बोलते हैं। हमारे भारत में क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। साम्यवाद होता है कि उनकी साम्यवाद सरकार की विचारधारा होती है कि कोई कितना भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको क्या है, समान समझना है, समान वेतन सबको, समान उपचार, सब कुछ समान, ठीक है। चाहे कोई मेहनत कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, लेकिन क्या करना है, सबको समान समझना है। और पूंजीवाद ये होता है कि जो जितनी मेहनत कर रहा है उसको उतना ही पैसे दिए जा रहे हैं, यानी कि प्राइवेटाइजेशन। एक तरह से अगर चीन को आप माने तो वो आज के दौर में वो पूंजीवाद है। पहले क्या था, वो साम्यवाद था, यानी कि वो सबको साथ लेके चलना। साम्यवाद होता है सबको साथ लेके चलना, और जो सरकार की जितनी भी सारी चीजें सबको बराबर बराबर मिलना, ठीक है। सारे संसाधनों में क्या, बराबर अधिकार होना। लेकिन पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद है जो जो रईस व्यक्ति हैं या जिन पे पैसा ज्यादा है देश में, उनकी चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, जातीय समानता को प्रचारित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी वो ज्योतिबा फूले जी ने की थी। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन हो गया, और ये 8th क्लास एनसीईआरटी से आया है। नेक्स्ट देखते हैं 71, 29 मार्च 1857 को बेगपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटकाया गया था? तो पहला है सुखदेव, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है भगत सिंह, चौथा है राजगुरु। तो सबको पता है ये तो, मंगल पांडे। क्या है, मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया था। और सबसे पहले जो इसकी शुरुआत करी थी 1857 की क्रांति की, वो मंगल पांडे ने ही की थी, ठीक है। 72, अंग्रेजों की सर्वोच्चता की नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर्वोच्चता का मतलब है कि उनको बड़ा मानना, ठीक है। सबसे बड़ा किसको मानना? अंग्रेजों की नीति को मानना, ठीक है। सबसे बड़ी नीति किसको मानना? अंग्रेजों की नीति। अब पहला है, इससे इस बात पर बल दिया जाता है कि प्राच्य जानकारी के विपरीत, प्राच्य जानकारियों के विपरीत यूरोपीय जानकारी देने का तरीका व्यवहारिक रूप से लाभकारी है ना। तो और दूसरा है, देखो ये चीज गलत है, ये नहीं है सर्वोच्च नीति का मतलब। इससे घोषित किया गया कि इंग्लैंड में कोई अन्य व्यापार करने वाला समूह ईस्ट इंडिया कंपनी से, सॉरी, हाँ, ईस्ट इंडिया कहाँ गया, इससे घोषित किया गया कि यदि भारतीय शासक की मृत्यु बिना पुरुष वारिस के होती है तो उसके साम्राज्य का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। उसके साम्राज्य का क्या है? अधिग्रहण, मतलब उसके साम्राज्य को छीन लिया जाएगा। तो ये हड़प नीति के तहत है, और ये डलहौजी थे, ये उन्होंने नीति लेके आए थे। ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब क्या है? ये इसका मतलब लास्ट वाला है, देखिए 4th वाला, इसका ऑप्शन सही है। कंपनी का दावा था कि उनकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीयों पर शासन कर रहे हैं, ठीक है, के ऊपर, राज्यों के ऊपर है। इसका आंसर ये है। नेक्स्ट देखते हैं 73, ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं? तो देखो जो पहले 4 ग्रह हैं, कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
ये है पार्थिव ग्रह, यानी कि ये कौन से ग्रह हैं? पार्थिव ग्रह का मतलब होता है ठोस चट्टाने हैं, जैसे हमारा जो पृथ्वी है उस पर सतह पाई जाती है, जमीन पाई जाती है, उसी तरह से इन ग्रहों पर पाई जाती है। पहले चार, लास्ट वाले चार मैंने इसमें एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है ज्योग्राफी की, अगर आपने प्लेलिस्ट में देखा होगा, ज्योग्राफी शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट अगर आपने देखी होगी तो उसमें होगा, मैंने बहुत अच्छे से इसको समझाया था। ये शायद 7th क्लास एनसीईआरटी का है ज्योग्राफी का। और जो लास्ट वाले चार हैं, लास्ट वाले चार कौन से हैं? लास्ट वाले चार हैं बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण, ठीक है, यानी कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। ये जो लास्ट वाले चार हैं ये क्या है? गैसीय ग्रह हैं, और इन चारों के आसपास क्या है? छल्ले पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। फोर्थ ही ऐसा है जिसमें सारे हैं। देखिए इसमें मंगल आ गया, मंगल के आसपास क्या छल्ले नहीं है, इसमें भी मंगल आ गया, उसके आसपास भी छल्ले नहीं है। शुक्र आ गया, शुक्र के आसपास भी छल्ले नहीं है, लेकिन ये तीनों ही ऐसे दे रखे हैं जिनके आसपास छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है, और ये गैसीय ग्रह भी हैं। नेक्स्ट देखते हैं 74, पृथ्वी को, ये 6th क्लास एनसीईआरटी से आया 74 वाला क्वेश्चन। पृथ्वी को भू-आव के रूप में क्यों वर्णित किया गया है? देखिए भू-आव का मतलब होता है, जैसे आपने संतरा देखा है वो पूरी तरह गोल नहीं होता है, वो ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा चपटा होता है, ठीक है। या आपने प्याज देखी होगी, वो क्या है? ऊपर से और नीचे से थोड़ी सी चपटी होती है, और वह दिखने में गोल जैसी लगती है लेकिन पूरी तरह से गोल नहीं होती है। पूरी तरह से गोल क्या होती है? बॉल होती है। आपने बॉल देखा है? पूरी तरह से गोल होती है, लेकिन अगर आप उसके कंपेयर में प्याज देखें तो वो क्या है? पूरी तरह से गोल नहीं है। तो भुआ वाली जो आकृति होती है वो वही होती है, प्याज या संतरा उस तरह की जो आकृति होती है उसको हम भुआ बोलेंगे। अब देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी हुई है, इसलिए इसको भूभाग बोलते हैं। नहीं, ये बात गलत है। दूसरा है जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। देखो भूभाग से इसका भी कोई संबंध नहीं है। तीसरा है पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। देखो ये बिल्कुल सही बात है कि पृथ्वी क्या है? ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है, इसलिए उसको भूभाग बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 75, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, अपलोडिंग में भी दिक्कत हो जाती है और आप लोग भी नहीं देख पाते हो। 75, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि क्यों दिखाई पड़ता है एक ही भाग? पहला है चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये तो बात यहीं पे गलत हो गई कि चंद्रमा पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी के साथ सूर्य का भी चक्कर लगाता है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी किसका? सूर्य का चक्कर लगा लिया। अब मान लीजिए आपके चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा है, आप जहां जाएंगे तो वो तो आपके साथ रहेगा, मतलब आप जिसके साथ गोल गोल घूमेंगे तो वो भी तो घूमेगा ना जो आपके पीछे है। दूसरा है चंद्रमा केवल पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता, केवल अपने अक्ष पर चक्कर नहीं लगाता, तो ये वाला भी गलत हो गया। तीसरा है चंद्रमा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने से कहीं अधिक समय, देखो ये भी गलत हो गया, अधिक समय नहीं है, अधिक समय पृथ्वी का चक्कर पूरा करने में लेता है। अब 3 गलत है तो चौथा ही सही होगा। अब इसको भी पढ़ के देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेता है उतना ही समय वह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लेता है, यानी कि जितना टाइम वो अपने आप में घूम रहा है, ठीक है, जितना समय में वो अपने आप में घूम रहा है उतने ही समय में क्या है? वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है, बराबर चक्कर लगा रहा है। जैसे वो 27 दिन में क्या है, 27 या लगभग आप 28 दिन मान लीजिए, 28 दिन में क्या है? वो अपना चक्कर लगाता है। मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये चंद्रमा है, तो ये अपना ही चक्कर ऐसे ऐसे लगाएगा ना, गोल गोल घूमेगा, तो अपना चक्कर लगाने में भी कितने 28 दिन लेता है। और मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसका ये ऐसे चक्कर लगाएगा ना, तो इस तरह से चक्कर लगाने में भी ये क्या है? 28 दिन लेता है। तो इसलिए जो हमको चंद्रमा की एक ही सतह दिखाई देती है, ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि उतने ही देर में वो अपना चक्कर लगाता है, उतनी ही देर में वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये भी देखो 6th क्लास एनसीईआरटी से ही आया है। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करा करो, और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, मैं कैसा पढ़ाती हूँ आपको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा पढ़ाती हूँ तो अच्छा लिखिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप वो भी लिख सकते हैं, किसी तरह से भी आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता। मेरे चैनल पर डिटेल में एनसीईआरटी कराई जाती है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।
मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है 6 to 8 न्यू एनसीईआरटी अकॉर्डिंग सिलेबस। इस तरह से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको सारी वीडियो सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएंगी और सीरियल वाइज तरीके से मिल जाएंगी। मैंने पहले किसी चैप्टर को, मान लीजिए 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है, तो पहले उस चैप्टर की थ्योरी कराई है, उसके बाद उसी चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आंसर कराए हैं आपके सीटेट के पेपर को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो आपके लिए वो बहुत हेल्पफुल है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।